नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड पर हम बात करेंगे। आईपीसी के पिछले लेक्चर में हमने जनरल एक्सप्लेनेशंस अर्थात साधारण स्पष्टीकरण, जो कि आईपीसी का सेकंड चैप्टर है, की सेक्शन 34 पर बात की। सेक्शन 34 जो कि क्रिमिनल लॉ में अर्थात आपराधिक विधि में एक संयुक्त दायित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित करती है। संयुक्त दायित्व यानी कि जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 में यह कहा गया है कि जब कभी कोई क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों के द्वारा उनके सबके सामान्य आशय को अर्थात कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से लायबल होगा मानो वह कार्य अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। अर्थात सीधे शब्दों में हम कहें तो जब कभी कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के मतलब एक या अधिक दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनमें से हर एक की जो जिम्मेदारी होगी वही इस जॉइंट लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत सेक्शन 34 में तय की जाती है, यानी निर्धारित की जाती है। सेक्शन 34 के अंतर्गत जॉइंट लायबिलिटी के सिद्धांत को लागू करने की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, इन पर भी हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जैसा कि इसमें बताया गया है, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए और ऐसा एक्ट एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, साथ ही ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो एक्ट है उस उनके सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो और उनके बीच में सामान्य आशय प्री अरेंज्ड प्लान के अंतर्गत होना चाहिए। अपराध के जो सभी अभियुक्त हैं उनकी किसी न किसी प्रकार से उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और साथ ही उस ऑफेंस के घटित होने से पहले सभी जो एक्यूजेज हैं यानी अभियुक्त हैं उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड का होना भी जरूरी है, अर्थात चित्त का मिलन। और साथ ही अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। हालांकि ये हर मामलों में ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में ये ज़रूरी नहीं है, बाकी ज़रूरी है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सेक्शन 34 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट केसेस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महबूब शाह वर्सेस एम्परर AIR 1945 कलकत्ता। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस और में प्रतिपादित सिद्धांत और इसके जो फैक्ट्स हैं इन पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक शब्द तो होता है कॉमन इंटेंशन, जिसकी हमने सेक्शन 34 में बात की। एक दूसरा शब्द इसी से मिलता जुलता होता है सिमिलर इंटेंशन अर्थात समान आशय, जबकि कॉमन इंटेंशन को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य आशय। तो सामान्य आशय और समान आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, दोनों ही जो शब्द हैं ये बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क होता है। जैसे कि कॉमन इंटेंशन में होता है मीटिंग ऑफ माइंड का होना ज़रूरी होता है, जबकि सिमिलर इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड का होना ज़रूरी नहीं होता। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद एक जो केस है महबूब शाह उस पर हम आएंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे कि A और B है और A और B दोनों C को, जो कि उनको डरा रहा है अर्थात भयादोहन कर रहा है, C की हत्या करना चाहते हैं। A सोचता है कि ऐसा करने का सबसे जो उपाय है, सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि जिस समय C रात के समय जब वो भोजन के बाद में टहलने जाता है तो वह उसको गोली मार दे। और संयोग से B भी ऐसा ही सोचता है। A और B एक दूसरे से कभी नहीं मिले और एक दूसरे के इंटेंशन की नॉलेज भी उनको नहीं है। रात्रि के डिनर के बाद यानी रात्रि भोजन के बाद जिस समय C टहलने जाता है तो A और B दोनों अलग अलग स्थानों पर छिपकर उसका इंतज़ार करते हैं और उसे देखते ही गोली मार देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ यह कहा जाएगा कि इसमें A और B का सिमिलर इंटेंशन था लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं था। क्यों नहीं था?
क्योंकि यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन तो था कि ए भी सी को मारना चाहता था, बी भी सी को मारना चाहता था, लेकिन कॉमन इंटेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ना तो पहले कभी मिले थे और ना ही उनको इस बात का पता था कि भाई ए को इस बात का पता था कि बी भी ऐसा चाहता है, ना ही बी को ऐसा पता था, और ना ही उन्होंने मिलकर इस तरह की कोई षड्यंत्र रचा या आपस में कोई प्री प्लानिंग की। तो इस तरह से उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड अर्थात चित्त का मिलन नहीं हुआ। यही डिफरेंस महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 के केस में बताया गया था। इस मामले के फैक्ट्स ये थे कि जो मृतक था, उस मृतक के और उसके मित्र नदी पर एक नाव में सवार होकर सरकंडे एकत्रित करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बी का पिता सी मिला, जिसने उन्हें अपनी भूमि पर से सरकंडे एकत्रित न करने की चेतावनी दी, जिसे ए और उसके साथी नहीं माने। सरकंडे के कुछ गट्ठर इकट्ठा करके जब ए और उसके साथी नाव से वापस लौट रहे थे तो सी के भतीजे डी ने उनका रास्ता रोककर उनसे गट्ठर छीनने की कोशिश की। डी ने नाव की रस्सी पकड़कर ए को धक्का दिया। इस पर ए ने अपने हाथों में नाव खेने के लिए 10 फीट लंबी लकड़ी की एक बल्ली ले ली और यह देखने पर डी सहायता के लिए चिल्लाया, जिसे सुनकर बी और एफ डी की सहायता के लिए अपनी अपनी बंदूकें लेकर उस स्थान पर आए। बी ने गोली मारकर ए की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। एफ ने ए के मित्र जी पर गोली चला दी। जो ट्रायल कोर्ट था उसने एफ को जी की हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया। हाई कोर्ट ने एफ को ए की हत्या करने के आरोप में आईपीसी की सेक्शन 302 और सेक्शन 34 यानी कि सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के तहत दंडित किया। प्रीवी काउंसिल ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह सामान्य आशय को अग्रसर करने में हत्या का मामला नहीं था। प्रीवी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि यह कदाचित समान या समरूप आशय का मामला था, क्योंकि जब बी और एफ अपनी बंदूकें लेकर अपराध के स्थान पर गए, उनका कॉमन इंटेंशन ए को बचाने का तो कदाचित हो सकता था, पर निश्चित रूप से उनके बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। इस तरह से यहाँ पे इस केस में जो प्रीवी काउंसिल है उसने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को डिफ्रेंशिएट किया एक दूसरे से। अभी हम बात करेंगे मुकुंद मुरारी पाल वर्सेस एम्परर 1934 के केस, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, यानी ऐसे दृष्टांत भी हो सकते हैं जिनमें दोषसिद्धि विवक्षित सामान्य आशय के आधार पर की गई हो, अर्थात देयर में बी केसेस वेयर कन्विक्शन में बी मेंटेन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्लाइड कॉमन इंटेंशन ऑल्सो। इस केस के अंदर सभी अभियुक्त लूट कारित करने के स्पष्ट कॉमन इंटेंशन से एक दुकान में घुसे। जब दुकानदार हेल्प के लिए चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण उसकी हेल्प के लिए पहुंचे। बगैर लूट कारित किए ही जितने भी एक्यूजेस थे यानी अभियुक्त थे वो वहाँ से भाग निकले। कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने भागते हुए उन अभियुक्तों का पीछा किया, जिस पर अभियुक्तों ने कुछ गोलियां चलाई, जिससे पीछा करने वाले एक व्यक्ति की डेथ हो गई। सभी एक्यूज जो थे उनको विवक्षित सामान्य आशय के अग्रसर करने में हत्या करने के आधार पर दंडित किया गया। हालांकि उनका स्पष्ट कॉमन इंटेंशन लूट कारित करना था, किंतु चूंकि वे हथियारों के साथ में यानी कि वेपन्स के साथ लेस होकर आए थे, जिसका विवक्षित अर्थात इम्प्लाइड अर्थ ये हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर वे उन हथियारों का उपयोग भी करेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि उन सबका विवक्षित सामान्य आशय हथियारों का उपयोग करना था, जो कि उन्होंने किया और जिसके फलस्वरूप उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे इन सभी का जो कन्विक्शन किया गया था वो इस आधार पर किया गया कि उनका उस जो आपराधिक कृत्य था उस आपराधिक कृत्य को करने में उन सभी का कॉमन इंटेंशन था। लेकिन कॉमन इंटेंशन कैसा था? अभिव्यक्त न होकर विवक्षित अर्थात इम्प्लाइड था।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन 34 जब लागू किया जाता है, यानी जॉइंट लायबिलिटी का जब सिद्धांत लागू होता है, तो वहाँ पर उसमें जो कन्विक्शन होता है वो इम्प्लाइड कॉमन इंटेंशन के आधार पर भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, 1925 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने यह कहा था कि जब एक्यूज यानी अभियुक्त प्री अरेंज्ड प्लान के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं तो वहाँ पर यह प्रोविज़न लागू होता है। और साथ ही इसमें यह भी कहा था कि सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सभी अभियुक्त ठीक अपराध के स्थान पर उस आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें, अर्थात एक्टिव पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट एट द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ द क्राइम। इस केस के जो फैक्ट्स थे, इसमें अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों ने किसी डाकघर में यानी किसी पोस्ट ऑफिस में को लूटने की यहाँ पे प्लानिंग की थी और वो उसमें पीछे के दरवाजे से घुसे। जब डाकपाल ने रुपया देने से मना किया तो उसे गोली मार दी। अपीलार्थी को हाथ में पिस्टल सहित पकड़ लिया गया। हत्या के मामले में उसके तर्क यह थे कि वह बाहर दरवाजे के पास वेट कर रहा था और उसने डाकपाल पर गोली नहीं चलाई और उसका कॉमन इंटेंशन भी मर्डर का नहीं था। लेकिन इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को अस्वीकार करते हुए प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि चाहे अपीलार्थी यानी अपीलांट बाहर खड़ा रहा हो और उसने कुछ भी ना किया हो, तो भी अन्य बातों के साथ साथ अपराधों में जो व्यक्ति अपनी सेवाएं देते हैं या जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वे भी लायबल होंगे। इसके बाद बात करेंगे मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2006 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड ये केस है। इस केस में सभी अभियुक्त एक साथ घटनास्थल पर आए थे और सभी के पास डेडली वेपन्स थे। 2 के पास में बंदूकें थीं। सभी ने घटनास्थल पर आते ही हमला कर दिया। उन्हें इस बात का आभास था कि उनके हमले से किसी की डेथ कारित हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि उनका जो व्यवहार था वह सामान्य उद्देश्य अर्थात कॉमन ऑब्जेक्ट तथा सामान्य आशय अर्थात कॉमन इंटेंशन के निर्माण का प्रतीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन 35 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।